हेलो दोस्तों, आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही बढ़िया होने वाली है क्योंकि ये सीरीज बहुत ही ज्यादा कमाल की है। ये कहानी है बोयान नाम के एक मामूली से लड़के की जो कि सेठ का एक सर्वेंट हुआ करता था और उसके ऊपर अत्याचार करना तो बिल्कुल मामूली सी बात थी। और जो भी सेठ के पावरफुल बंदे होते हैं वो बिना मतलब के ही उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर बस बुलिया को मारने की कोशिश करते थे। बेचारा बोया तो सबसे लड़ नहीं पाता था लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारता था। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होने की वजह से सबका अत्याचार सहता रहता था। लेकिन जब एक बार हद पार हो गई और दुश्मन उसके अंकल की जान लेने की कोशिश करते हैं तो बोया के सब्र का बांध टूट जाता है। वो दुश्मनों से लड़ने के लिए जा चुका था। वो कमजोर होने की वजह से यहाँ पे हार तो जाता है लेकिन तब होता है उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार। उसको करीब 1 लाख साल पहले के बहुत ही ज्यादा पावरफुल इमोर्टल की पावर की इनहेरिटेंस मिल जाती है। वो इनहेरिटेंस इस तरह से थी कि वो बोया को अपने सफर में बहुत ही ज्यादा आगे लेके जाती है। तो बोया आगे चलकर अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करता है। जितना भी वो कमजोर हुआ करता था और जितने भी लोगों ने उसके ऊपर अत्याचार किया था बोया ठान लेता है उन सबको वो उसकी औकात दिखाएगा। वो इतना ज्यादा पावरफुल बनेगा कि हेवन भी उसके सामने झुकेगा। आसमान, जमीन, हेवन और अर्थ सबको झुकाने के लिए अपने सामने बोया तैयार था। इस सीरीज में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो अब यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। तो सीरीज की शुरुआत होती है जू जियान क्लिप का सीन दिखाते हुए। ये क्लिप था हेवन में बना हुआ। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची बैठी होती है। उस बच्ची का नाम था मिंगलोंग। पर तभी आसमान के अंदर से आवाज आती है। वो जो आवाज आ रही थी वो मिंगलोंग से कहती है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उस टेक्निक को कल्टीवेट किया जिस टेक्निक को कल्टीवेट करना बैन था और उसे कल्टीवेट करना तो बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं था, जिसे तुमने कल्टीवेट कर लिया। और उसको कल्टीवेट करने के बाद तुमने बहुत सारे डीमंस को भड़का दिया जिसमें टोटल 10,000 डीमन बनते हैं और 10,000 डीमन हेवन के खिलाफ जाने के लिए तैयार है। और ये करके ना तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। इसीलिए आज हम हेवन के कोर्ट से आए हुए हैं तुम्हें तुम्हारे कामों की सजा देने के लिए। तो मिंगलोंग तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ तो तुम्हें पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। तुम्हें इस काम की वजह से हेवन कोर्ट के जितने भी बंदे आए हुए थे वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं जिससे कि मिंगलोंग की जान ले जा सके। लेकिन मिंगलोंग कहती है, अरे यार बस तुम फॉर्मेशन बनाते हो या फिर ढोल पीट रहे हो? मेरे कानों को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम से फॉर्मेशन बनाओ ना। और लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद वो जो मिंगलोंग थी वो अपने कान के अंदर से एक स्टिक बाहर निकालती है और वो स्टिक कोई मामूली स्टिक नहीं बल्कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि जिसके सामने हेवन भी जल्दी नहीं टिक सकता। और जो भी फॉर्मेशन यहाँ पर कोर्ट के मेंबर बना रहे थे उसके ऊपर तो मिंगलोंग अपने स्टिक की मदद से टूट पड़ती है और एक के बाद एक करते हुए अपने स्टिक को घुमाकर सभी कोर्ट मेंबर की हालत खराब कर देती है। जबकि कोर्ट मेंबर तो कुछ भी नहीं कर पा मिंगलोंग के सामने और वो मार कर उन लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब कर देती है। फिर कोर्ट के मेंबर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मिंगलोंग के साथ लड़ने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो कमजोर नहीं थे। वो हेवन के कोर्ट वाले मेंबर हैं, उनके पास तो पावर तो होगी लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि वो लोग मिंगलोंग का मुकाबला कर सके। कोर्ट मेंबर की हालत खराब करने के बाद मिंगलोंग कहती है और वो भी आसमान की तरफ देखते हुए, जेड एम्परर क्या तुम वहीं पे छुप कर बैठे रहोगे? सिर्फ तुम अपने मेंबर को भेजोगे? तुम नहीं आना चाहते क्या? जरा तुम भी बाहर आओ और यहाँ पर खेल का मजा लो, मैं तुमसे भी लड़ना चाहती हूँ। तो ये सुनकर जो जेड एम्परर था वो मिंगलोंग से कहता है, बस बहुत हो गया, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है तो मुझे खुद तुम्हारे पास आकर तुम्हें मारना पड़ेगा। इसके बाद आसमान फाड़ कर जेड एम्परर का एक हाथ बाहर निकलता है। वो उंगली इतनी बड़ी थी कि उसके सामने मिंगलोंग चींटी जितनी बड़ी होती है लेकिन मिंगलोंग को डर नहीं लगता। वो अपनी स्टिक लेकर अपनी पावर को एक्टिवेट करके उससे भिड़ जाती है उस जेड एम्परर के साथ। और जो जेड एम्परर था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से मिंगलोंग का अटैक उसके ऊपर अच्छी तरीके से नहीं लगता। मिंगलोंग अकेले थे और उसके सामने हजारों कोर्ट के मेंबर और जेड एम्परर भी था जिस वजह से मिंगलोंग अच्छी टक्कर तो देती है लेकिन आखिरकार उसकी हार होने लगी थी। वो हार होने से पहले कह देती है, मैं पूरे हेवंस को बर्बाद
बर्बाद कर दूंगी। देख लेना तुम्हारी बर्बादी का दिन बहुत ही करीब है। और इतना कहते हुए वो खुद को उस स्टिक के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेती है और उसकी स्टिक एकदम छोटी सी बन चुकी थी और वो छोटी बनने के बाद आसमान में ही कहीं खो जाती है। मिंगलोंग तो स्टिक के साथ खो गई थी, लेकिन अभी उसका बदला अधूरा रह गया था हेवन से मुकाबला करने का। जिसके बाद हमें एक सेट का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम है स्वॉर्ड सेट। वहाँ पर पोयो नाम के एक मामूली से लड़के को बांध कर रखा गया था और उसके ऊपर जाओ नाम का एक बंदा बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा था। वो उसे कोड़े से मार रहा था और मारते हुए वो उससे कह रहा था, तूने ही ग्रैंड वर्ड को जहर देकर मारा है ना, तुझे पता भी है वो जो वर्ड था वो हमारे इमोर्टल मास्टर सीतू का सबसे खास वर्ड था और उसको तूने मारकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तो फिर पोहिया कह रहा था, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, मैंने वर्ड को नहीं मारा, आखिरकार मैं वर्ड को क्यों मारूंगा और एक ही बार में तुम्हें समझ में नहीं आता क्या। तो फिर जाओ कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो तुम कहीं के राजकुमार हो क्या जो कि तुम इस तरह का एटीट्यूड मेरे सामने दिखा रहे हो। गुलाम हो तो तुम अपनी औकात में रहो और तुम अपनी औकात मत भूलो। तुमने मारा हो या फिर नहीं मारा हो, सजा तो तुम्हें ही मिलेगी क्योंकि ये जिम्मेदारी तुम्हारी थी उन वर्ड को संभालने की। खाना तो तुम उनको देते हो, तो फिर जहर क्या कोई और डाल के जाएगा। तो तूने यहाँ पर उस वर्ड को जहर दे के मारा है, तो तू सजा काटने के लिए तैयार हो जा। तो बता, तू कबूल करेगा अपना अपराध या फिर नहीं करेगा, जल्दी बता, नहीं तो अभी मैं तुझे बहुत ही मारूंगा। और अगर तू मर गया तो कंफर्म हो जाएगा कि तूने यहाँ पर उस वर्ड को मारा है। तो बस वो इतना ही कह रहा था कि मैंने एक बार कहा ना, या फिर मैं 100 बार कहूँ या फिर मैं 1000 बार कहूँ कि मैंने उस वर्ड को नहीं मारा है, तो मेरे 1000 बार कहने से सच झूठ या फिर झूठ सच में नहीं बदल जाता। तो फिर जाओ कहता है, बहुत ही बढ़िया, तूने तो बहुत अच्छी तरीके से बात भी बना ली और लगता है तू आज मेरा कोड़ा तोड़वा के ही रहेगा और मैं तुझे इतना मारूंगा जब तक ये मेरा कोड़ा टूट ना जाए। आज तो मेरे कोड़े की क्वालिटी चेक होनी चाहिए क्योंकि मैंने इसे नया नया खरीदा है। लेकिन तभी वहाँ पे पोइया के अंकल आ जाते हैं जिनका नाम अंकल सू था। अंकल सू यहाँ पर साउ से कहते हैं, प्लीज इसको मत मारो, ये तो सिर्फ यहाँ पे 2 साल पहले ही आया है, उसको यहाँ के रूल नहीं पता कि क्या काम किए जाते हैं या फिर क्या काम नहीं किए जाते हैं और इससे गलती हो गई, तो इसके बदले मैं माफी मांगता हूँ। तो तुम पोइया को जान से मत मारो, उसको प्लीज छोड़ दो। लेकिन पोइया अंकल सू से कहता है, इसके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक नंबर का धूर्तबाज आदमी है, यह आपकी बात नहीं सुनेगा, तो इसके सामने बोलने का कोई मतलब नहीं है। कि तभी वहाँ पर इमोर्टल सीतू जो था वहाँ पे पहुँच चुका था, जिसने कि जाओ को ऑर्डर दिया था पता लगाने के लिए कि किसने मेरे खास वर्ड को मारा है। तो फिर सीतू यहाँ पर आकर जाओ से कहता है, देख रहा है यहाँ पे कितनी रात हो गई, अब तो सुबह होने वाली है, तुझे तो छोटा सा काम दिया था इसके मुँह से उगलवाने का कि इसने मेरे वर्ड को मारा है या फिर नहीं मारा है, तो तू अभी तक यही काम नहीं कर पाया, तो क्या अब तुझे जिंदगी भर यही प्रूफ निकालना है तुझे। तो जाओ कहता है, सीतू मास्टर आप मुझे माफ कर दीजिए, ये लड़का बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, मैं तो बहुत ज्यादा मार चुका हूँ भैया को, लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इसने उस वर्ड को मारा है। मैं इसको मना लूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो फिर सीतू कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तूने अभी तक ढंग से अत्याचार इस भैया के ऊपर किया ही नहीं है, और अगर तुमने अच्छे से अत्याचार किया होता ना तो इसकी जुबान अपने आप चल जाती। रहम दिखा रहा क्या तो इसके ऊपर, देख मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं अपने 5 कदम बढ़ाऊंगा और मेरे 5 कदम बढ़ने से पहले इस भैया ने कबूल नहीं किया कि इसने इस वर्ड को मारा है, तो मैं सारा आरोप तेरे ऊपर लगा दूंगा कि तूने यहाँ पर वर्ड को मारा, मैं तेरी जान ले लूंगा। तो मेरे 5 कदम बढ़ने तक का तेरे पास टाइम है, तो इससे पहले तू इससे उगलवा ले कि इसी ने उसको मारा है या फिर नहीं मारा। ये सुनकर जाओ की हालत खराब हो जाती है और वो जल्दी से भागकर भैया के पास आता है और उसको कुत्तों की तरह मारते हुए कहता है, जल्दी बोल देना कि तूने मारा है, नहीं तो सीतू मेरी जान ले लेगा, और जल्दी से तू कबूल कर कि तूने ही वर्ड को मारा है। तो अंकल सू जो था वो यहाँ पर आकर सीतू से कहता है, प्लीज आप इसे माफ कर दीजिए, ये मेरी जिम्मेदारी थी उन वर्ड्स को खाना खिलाने, मुझसे ही गलती हो गई होगी जिसकी वजह से वो वर्ड्स मारे गए, और अगर आपको सजा देनी है ना तो आप मुझे दे सकते हैं, बेचारे भैया को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। तो फिर सीतू कहता है, अच्छा बुड्ढे अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे किसको सजा देनी है और किसको सजा नहीं देनी है, इतनी हद बढ़ गई है क्या तेरी, लगता है ना उसके साथ तुझे भी मार खाने का बहुत ही शौक है। और उसे ऐसा धक्का मारता है कि जो अंकल सू था वो उड़कर दूर फेंका जाता है, बेचारा वो तो बूढ़ा ही था, तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो फिर सीतू जाओ से कहता है, जा तू पहले जो अंकल सुन है ना इसको भी 2-4 कोड़े लगा, ज्यादा बोलने लग गया है मेरे बातों के बीच में, और इसको भी समझ में आना चाहिए कि जब मैं बात करता हूँ तो कोई तीसरा बीच में ना बोले। तो फिर वो जो जाओ था वो अंकल सुन को मारने के लिए जाने लगा कि वो पहला ही कोड़ा क्या अंकल सुन
को लगा था कि भैया अपना चैन तोड़कर वहाँ से आजाद हो जाता है और उस कोड़े को हाथ से पकड़ लेता है और वो कहता है, जब से तुम लोगों ने मुझे परेशान किया ना और मुझ पर अत्याचार किया और मुझ पर झूठा आरोप लगाया और मुझे कुत्तों की तरह मारा, मैं तो सब कुछ बर्दाश्त करता गया, लेकिन जब तुमने यहाँ पर मेरे अंकल सून के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है ना, तो बस अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है और अब मुझसे और भी बर्दाश्त नहीं होता। और जो तुम्हें करना था ना वो मुझ पे करना था, ना कि मेरे अंकल के ऊपर। तो फिर जाओ कहता है, अच्छा तो तू मेरे से इस तरह से बात कर रहा है, तेरी जुबान ज्यादा तेज नहीं चलने लग गई? आंखें नीचे करके मुझसे बात कर, वरना मैं तेरी आंखें नोच लूंगा। और वो उसे और भी ज्यादा मारने की कोशिश कर, लेकिन वो उसको बहुत मारता है। उसको और मारने के बाद एक सीधा घसीट के पंच मारने गया था सीधा सीतू के ऊपर ताकि उसे खत्म कर दे, लेकिन पंच लगने से पहले जो सीतू था वो कोड़ा उठाता है और वो भैया के सीने के आर पार ही घुसा देता है। इस वजह से भैया की हालत एकदम खराब हो जाती है। इस पर सीतू कहता है, भैया ने रूल तोड़े हैं, उसने मुझ पर हाथ उठाया, तो मुझ पर हाथ उठाने की सजा ये है कि इस जगह पे उसकी जान ले ली जाएगी, तो मैंने इसको इसकी सजा दे दी है। तो क्या वो यहाँ पे मारा जा चुका है? कुछ ज्यादा इसके अंदर गर्मी छा गई थी और मैंने एक ही बार में इसकी जान लेके इसकी सारी गर्मी उतार दी। और सीतू के साथ एक लड़की आई हुई थी, तो सीतू उससे कहता है, तुम्हें तो मेरे बड़े भाई ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है ना, तो तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रही हो? देखो मैंने भैया को मारा, उसका खून मेरे कपड़ों पे आकर लग चुका है, तो इसको साफ कौन करेगा? तो वो लड़की कहती है, देखो मुझे यहाँ पर तुम्हारे बड़े भाई ने भेजा है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि तुम्हारी नौकरीगिरी करने के लिए, इसलिए जो तुम्हें करना है ना वो तुम अपने हद में रहकर बताया करो। तो फिर सीतू कहता है, अच्छा तो तुम ज्यादा बातें मेरे बड़े भाई की मानती हो, चलो फिर कोई बात नहीं। इतना कहने के बाद वो उस लड़की के साथ वहाँ से चला जाता है और उसको लग रहा था कि यहाँ पर भैया मर गया और बेचारे अंकल सुन जो थे उनको तो बिल्कुल सदमा ही लग जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता कि हम दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन हम दोनों बिल्कुल फादर और सन की तरह रहा करते थे। भैया मैं तो तुमसे कुछ ही साल पहले मिला था, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा बन गया था कि हम जन्मों से एक साथ हैं। देखो आज मेरी वजह से तुमने अपनी जान गंवा दी। बेचारा अंकल सुन जो था वो यहाँ पर भैया की कब्र भी बना चुका था ताकि उसको दफना सके, क्योंकि एक चांस भी नहीं लग रहा था कि भैया यहाँ पे बचा होगा, क्योंकि उसकी सांसें तक नहीं चल रही। तो फिर अंकल सुन कहता है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया, बहुत हो गया। मैं तुम्हारे लिए ऐसा करना चाहता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दे, तो उम्मीद है कि तुम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करोगे। तो इसके बाद वही स्टिक जिसके अंदर मिंगलोंग जाकर छिपी हुई थी और वो आसमान में कहीं खो गया था, वो स्टिक सीधा अंकल सुन जो था भैया के गले में टांग देता है। तो फिर अंकल सुन कह रहे थे, यह स्टिक मेरे जनरेशन के हिसाब से आगे बढ़ते जा रही है, मेरे दादा के पास और दादा से पिताजी के पास, और पिता ने मुझे दिया और आज तक मैंने इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया और ना कि मेरे जनरेशन में किसी ने किया था, पर आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ ताकि तुम इसका इस्तेमाल कर सको। तुम बिल्कुल प्रबल दावेदार होगे इस चीज को इस्तेमाल करने के लिए। और जैसे वो स्टिक भैया के गले में गई थी कि भैया अपने आप को किसी और ही दुनिया में पाता है, वो बस ऐसे जमीन पे गिरता जा रहा। तो जिस पर भैया कह रहा था, मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे अभी बहुत ही आगे बढ़ना है और मुझे अपने दुश्मनों को सबक सिखाना है और उनको उनकी औकात दिखानी है। तो इसीलिए मैं अभी नहीं मर सकता और मैं इतनी जल्दी में नहीं मर सकता, मुझे बचा लो। क्योंकि उसके सामने उसके सारे दुश्मन नजर आ रहे थे और वो सभी उसको नजर आ रहे थे जिसने उसके साथ गलत काम किया। और फिर भैया का दिल बैठा जा रहा था कि अगर मैंने अपने दुश्मनों को इसी तरह से छोड़ दिया तो मेरे मरने का क्या ही फायदा। कि तभी यहाँ पर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती। वो आवाज उसे कह रही थी, मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हूँ, मैं बहुत ही जमाने से किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जो कि मेरी इनहेरिटेंस हासिल कर सके, और देखो फाइनली मुझे वो इंसान मिल गया। और तुम्हारे अंदर फुल पोटेंशियल जिसमें तुम मेरे इनहेरिटेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, और जिसको भी मेरी इनहेरिटेंस मिलेगी ना वो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेगा और वो ऐसा इंसान बनेगा जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता, यहाँ तक कि हेवन भी उसके सामने खड़ा होकर घबराएगा। और उसका नाम सुनकर पूरे जमीन और आसमान में हर एक जिंदा चीज की रूह कांप जाएगी और भैया के चारों तरफ अजीब तरह से पैटर्न बनने लगते हैं। ये वही पैटर्न थे जो कि इनहेरिटेंस उसके उस इमोर्टल के हासिल हो रहे हैं, जिस वजह से भैया की पावर बहुत ही ज्यादा हाई तरीके से इंक्रीज होने वाली थी। और इससे पहले जहाँ पर बिल्कुल कमजोर, जिसके पास कल्टीवेशन का कुछ भी नहीं था, और अब उसके पास इतने ज्यादा पावरफुल इमोर्टल की इनहेरिटेंस आ चुकी थी। भैया यहाँ पे अपनी पावर की मदद से कह रहा होता है, जब मुझे ये मिला है ना तो मैं इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से उठाऊंगा और मैं ऐसा इंसान बनूंगा कि दुश्मन मेरे से कांपेंगे। मैं हेवन को अपने सामने
चुका दूंगा और पूरे जमीन और आसमान पे मेरा ही राज होगा और पूरे दुनिया को मैं अपने दुश्मनों को मार मार कर पूरा शमशान घाटी बना दूंगा। और क्या ही कमाल का और एटीट्यूड वाला बंदा आगे चलकर बनने वाला है और उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जिसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और अब यहाँ से पोहिया की जर्नी की शुरुआत हुई है, जिसके बाद पोहिया सीधा का सीधा उस स्टिक पे सवार होकर आसमान को फाड़ते हुए हेवन में पहुँच जाता है। और हेवन का नजारा क्या ही खूबसूरत था। तो फिर पोहिया कहता है, अच्छा इसको बोलते हैं हेवन, जहाँ पे बहुत ही पावरफुल इमोर्टल रहा करते हैं। ये कितनी ज्यादा खूबसूरत जगह है। देख लेना वो दिन जरूर आएगा जब ये पूरा हेवन मेरे सामने झुककर खड़ा होगा। तो वहीं पे अंकल सू जो थे वो वहाँ पे टेंशन में थे कि वो अपनी स्टिक को भैया को दे दी, वो स्टिक काम करी है या फिर नहीं करी और भैया अब तक होश में क्यों नहीं आया। कि तभी वहाँ पर साहू पहुँच जाता है, जो यहाँ पर आने के बाद कहता है, ओए अंकल सुन, क्या हुआ, तुम अकेले बैठे हो, क्या सब ठीक है ना, कुछ परेशानी है क्या? मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आकर तुम्हारी परेशानी कम कर दूं। वो क्या है ना कि अब तो भैया तो नहीं रहा, वही तो तुम्हारा सहारा जो तुम्हें जरूरत की चीजें लाकर देता था। तो फिर बेहतर यही होगा कि तुम भी भैया के साथ जाकर कब्र में दफन हो जाओ और फिर दोनों को कंपनी मिलती रहेगी, जिसके बाद आफ्टर लाइफ में तुम दोनों एक साथ रहोगे। तो तुम्हारा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जिंदा रह, तो तुम्हें मारने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। चलो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो फिर अंकल सुन कह रहे थे, तुमने भैया को मार दी तो तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम तो सब कुछ छीन चुके हो, अब मेरे पास बचाई क्या है? मुझे तुम छोड़ दो, मुझे मत मारो। लेकिन साहू तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। और जैसे यहाँ पर वो हमला करता है कि जो भैया की कब्र बनी थी वो फट कर बाहर आ जाती और ऐसा धमाका वहाँ पर हुआ था जिसकी कोई हद नहीं थी और चारों तरफ भैया का ऑरा फैला था। और वो भी ऑरा ऐसा था कोकून के अंदर जैसे बटरफ्लाई होती है, ऑरा की वजह से कोकून फटता है और बटरफ्लाई बाहर आ जाती। इतना कमाल का वो ऑरा था जो कि भैया के अंदर से बाहर निकला था। और जाओ जैसे उसको सामने देखता है, उसको सामने भैया खड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि हवा में खड़ा। तो जाओ कहता है, तू जिंदा कैसे बच गया? तू तो कब्र के अंदर था ना, तो तू कब्र को फाड़ के बाहर कैसे आया? और वैसे भी तू जिंदा कैसे बच सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो फिर भैया कहता है, तू हम दोनों को कंपनी दिलवाना चाहता था ना आफ्टर लाइफ में, तो मैं तुम्हें कंपनी दिलवाने के लिए आया हूँ इसी लाइफ के अंदर। तो फिर जाओ कहता है, कोई बात नहीं, तू पहले भी कमजोर था तो अभी भी कमजोर होगा, और अगर तू कब्र से बाहर आ गया तो भी क्या फायदा, मैं तब भी तेरी जान ले सकता हूँ। और वो स्वर्ण को लिए भैया की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि भैया की जान ले सके। लेकिन उसकी स्वर्ण यहाँ पर भैया को टच क्या कर पाती, उसकी जान क्या ले पाती, कि भैया एक ही उंगली आगे करता है। और जैसे उसने अपनी उंगली को आगे किया था, वो जाओ की स्वर्ण उल्टा घूमकर उसके सीने के आर पार हो जाती है। ऐसे ब्रूटल तरीके से वो जाओ यहाँ पर मौत के घाट उतर चुका था। जाओ को मारने के बाद भैया जब अपने अंकल सून के पास आता है तो अंकल सून उससे कहते हैं, भाग जाओ तुम यहाँ से, तुम यहाँ पर रिटर्न क्यों आए? एक तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारे अंदर जान आई है और तुमने खुद को वापस बचाया और साथ ही तुमने इस जाओ की जान ले ली। और अब सेक्ट वालों को पता चलेगा कि तुमने इसको मार दिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और वो तुम्हारी जान लेने के लिए फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो तुम एक काम करो कि तुम यहाँ से भाग जाओ और जितना दूर हो सके उतना दूर तुम यहाँ से भाग जाओ, और इस जाओ को मारने का इल्जाम मैं खुद के ऊपर ले लूंगा। एक बार मैं तुम्हें इतनी बुरी हालत में देख चुका हूँ, दोबारा मुझसे नहीं देखा जाएगा। लेकिन भैया कहता है, नहीं मैं नहीं जाने वाला, जिंदगी में हमने बहुत ही भाग लिया और हमें अब नहीं भागना, और हमें अब भगाना है अपने दुश्मनों को और उनको उनकी औकात दिखानी है, अब बहुत हो गया भागना। लेकिन अंकल सुन कहते, भैया तुम समझ नहीं रहे, इतना आसान नहीं होगा दुश्मनों का मुकाबला करना, तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं जाते हो, और अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं अपना सर फोड़ लूंगा। और अंकल सुन जैसे ही अपना सर फोड़ने की कोशिश करते हैं वो वहाँ पे रुक जाता है और वो उससे कहता है, मुझे पता है अंकल सुन आप यहाँ पे नाटक कर रहे हैं, कितनी बार एक ही तरीका आजमाओगे मुझे मनाने का, अब तो मैं आपके इस तरीके से वाकिफ हो चुका हूँ, कोई और नया तरीका ढूंढना चाहिए। और अंकल सुन यहाँ पे शांत बैठ जाते हैं और फिर वो भैया से कहते हैं, देखो तुम अपने बारे में सोचो, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, तुमने इतनी मुश्किल से अपनी जान को बचाया है और वापस से तुम उसको अपने खतरे में मत डालो। लेकिन भैया कहता है, नहीं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे दोबारा जिंदगी मिली है ना, मैं अब अपने दुश्मनों का काल बन के आऊंगा उनकी जान लेने के लिए, मुझे ये जिंदगी दोबारा मिली है, मैं इसको ऐसे चाया तो नहीं जाने दे सकता, मैं अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला उनके खून से लूंगा। और अगले ही महीने यहाँ पर सेट का कंपटीशन होने वाला, मैं उस कंपटीशन में जाऊंगा, पार्टिसिपेट करूंगा और पूरी दुनिया को दिखा दूंगा, जो लोग मुझे कमजोर समझते थे ना कि
अब मैं क्या चीज हूँ, इस पूरी दुनिया में मेरी दहशत होगी। इसके बाद कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भुइया अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो जंगल में आकर अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और वो उस छोटी सी लॉकेट वाली स्टिक को देख रहा था और वो कह रहा था यह स्टिक तो अब काम ही नहीं कर रही। उस टाइम तो इसने बहुत ही अच्छी पावर दी थी, मुझे लगता है इसकी पावर खत्म हो गई। क्या इसका बस इतना ही काम था? और वो उससे ठोक ठोक के पूछ रहा था क्या इसके अंदर कोई बैठा है क्या, और इसके अंदर कोई बैठा है तो मेरी हेल्प करो। और फिर उसके अंदर से पावर निकलती, वो पावर भुइया को स्टिक वर्ल्ड के अंदर ले जाती। वहाँ पे आने के बाद भुइया एकदम हैरान रह जाता क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही एक अलग दुनिया थी। वो दुनिया इतनी सुंदर थी और उतनी ज्यादा मिस्टीरियस थी, जिससे की आवाज आ रही थी भुइया को कि करीब 1,20,000 साल तक कि मैंने किसी का इंतजार किया था लेकिन कोई आया ही नहीं, लेकिन फाइनली तुम यहाँ पे आए हो। किसी इंसान से इतने सालों बाद मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए और तुम्हारी पावर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम दोनों की लाइफ ही बहुत ज्यादा मिलती है और मैं भी दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार हूँ और तुम भी उसी तरह के फीलिंग रखते हो। लेकिन तभी भुइया उस बच्ची को पकड़ लेता जो कि मिनलोंग थी और वो यहाँ पे छुप कर भुइया से इस तरह की बातें कर रही थी। और फिर भुइया कहता अरे बच्ची तू है कौन और तू इस स्टिक के अंदर क्या कर रही, यहाँ पे तेरा काम क्या है? तो मिनलोंग कहती बेवकूफ इंसान, वो स्टिक किसी और की नहीं, वो मेरी स्टिक है जो कि अब तुझे मिली है और मैं ही वो इंसान हूँ जिसने पूरे हेवन में तबाही मचा दी थी। इस पूरे हेवन को मैंने हिलाकर रख दिया, लेकिन क्या है ना उस टाइम थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी तो इसीलिए मैं उस टाइम हार गई थी और तू मुझे कम मत समझना। मेरी जो पावर है ना वो फूंक मारते ही तुम्हें इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंचा सकती। तो फिर भुइया कहता तुम इतनी छोटी सी हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी करती है, सच में तुम्हारा वो स्टिक है? जाओ, मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता, तुम एक मामूली सी बच्ची और इतनी पावरफुल स्टिक लेकर रखोगी। और अच्छा अगर वो तुम्हारी स्टिक है जरा तुम मुझे कुछ करके दिखाओ, चलो मेरी कल्टीवेशन बढ़ा के दिखाओ, तो उसके बाद मैं मानूंगा कि तुम्हारे पास पावर है और तुम कुछ करके दिखा सकती हो। तो फिर मिनलोंग कहती है ठीक है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ, तो इससे तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे मिनलोंग भुइया को गाइड कर रही थी और फिर भुइया जो यहाँ पे जंगल में होता है वो वहाँ के बीस्ट से मुकाबला करने लग जाता है और मिनलोंग उससे गाइड करते हुए बता रही थी देखो कल्टीवेशन की शुरुआत में ना सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडी को मजबूत बनाना पड़ता है ताकि वो कल्टीवेशन को हैंडल करने के लायक हो जाए। और बॉडी को मजबूत बनाने के 3 स्टेप हैं जिनको तुम 3 लेवल भी कह सकते हो। पहला लेवल होता है बॉडी के जो फ्लैश है जो कि मसल्स को मजबूत बनाते हैं, और दूसरा लेवल होता है तुम्हारे शरीर के जो टेंडन होते हैं उसको मजबूत बनाना, और तीसरा और आखिरी स्टेप होता है बॉडी को मजबूत बनाने जो कि अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना। और जब तुम ये 3 काम कर लोगे ना तो तुम्हारी बॉडी इस काबिल हो जाएगी कि वो आगे के कल्टीवेशन लेवल को हैंडल कर सकोगे। तो चलो फटाफट काम शुरू कर दो और तुम्हें ये 3 लेवल अभी के अभी क्रॉस करने हैं ताकि तुम्हारी बॉडी मजबूत हो जाए। और भुइया यहाँ पर बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था और वो फाइट करते करते अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो जो 3 शुरुआत के लेवल होते हैं ना उसे ब्रेक कर सके। और कुछ टाइम के अंदर ही उसने अपने मसल्स को पावरफुल बना लिया था, यानी कि पहला लेवल कंप्लीट हो गया। लेकिन ये करते करते करीब करीब उसको 1 महीना निकल जाता है और वो 1 महीने तक ट्रेनिंग कर रहा था और फिर 1 महीने ट्रेनिंग करने के बाद वो अपने 3 लेवल को पूरा करता है, जिस वजह से उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि वो आगे के कल्टीवेशन को हैंडल कर सकता है। तो फिर मिनलोंग कहती है तुम कितने ज्यादा स्लो हो, तुमने तो 1 महीना लगा दी और वो भी 3 मामूली से लेवल सीखने में, ये तो मेरा 3 मिनट का काम भी नहीं था, तुम तो बहुत ही कमजोर हो और तुम्हें पावरफुल बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, तुम तो पूरी तरह से मुझे थका दोगे। तो फिर भुइया सोच रहा था अरे यार बाकी लोगों के कल्टीवेशन तो 18 लेवल होता है और अलग अलग तरह के लेवल होते, लेकिन इस मिनलोंग का कल्टीवेशन इतना अजीब क्यों है, मसल्स वाला, टेंडन वाला और बोन्स वाला, ये कैसा कल्टीवेशन होता है? तो फिर मिनलोंग कहती है कि बाकियों की तरह ही बनना है या फिर उनसे आगे निकलना, तो अब मैं जो कहती हूँ वो करते जाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाए। कि तभी भुइया को जंगल में थोड़ी सी दूरी पर फाइट की आवाज सुनाई देती है, मानो कि यहाँ पर किसी की फाइट हो रही हो। इसके बाद हम जंगल में उसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे सच में फाइट हो रही थी और वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम था चार्ली। वो जब जंगल में आई हुई थी तो अचानक से एक बहुत ही पावरफुल भालू था जो कि उसके पीछे पड़ चुका। भालू भी मामूली नहीं बल्कि बिल्कुल अजीब सा दिखाई दे रहा था और चार्ली उस भालू से फाइट करने की कोशिश करती, लेकिन उसकी पावर कम पड़ते जा रही थी और बहुत ही ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के बाद उसकी पावर एडजस्ट हो जाती। इस वजह से वो भालू अभी चार्ली के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन वो उसकी जान ले पाता कि तभी वहाँ पर भुइया पहुँच जाता है जो अपने स्टिक की मदद से भालू के ऊपर हमला करना शुरू कर दे और वो चार्ली
जानली से कहता है आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, ये भालू तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। और उसकी पावर देखकर जानली कहती है कि तुमने तो अभी अपने 3 लेवल को ब्रेक थ्रू किया है ना, तुमने तो अभी कल्टीवेशन की ढंग से शुरुआत भी नहीं की, तो तुम्हें पता है ये जो बीस्ट है ना वो लेवल 6 का बीस्ट है, तो तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओ, तो तुम मुझे यहाँ से भगा ले चलो। हम यहाँ से भाग जाते। इसलिए भुइया यहाँ पर उस बीस्ट से बचते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और वो जंगल के जंगल को पार करता जाता, लेकिन वो बीस्ट तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। और जो मिंगलोंग थी वो भुइया से कहती है अबे गधे आदमी तू भाग क्यों रहा है, तुम भागो मत, जाके बीस्ट से फाइट करो, मैंने तुम्हें डर के भागने के लिए टेक्निक सिखाई है क्या, जो कुछ मैंने अभी तुम्हें सिखाया है ना उसका तो इस्तेमाल करो, जाओ और बीस्ट से फाइट करो। और अगर तुम ऐसे ही भागते रहो तो तुम्हें दुश्मनों से भागना पड़ेगा, और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम गड्ढे में गिरोगे, तो तुम इस बात को याद रखना। और ऐसा ही होता है। वो भागते भागते खाई के पास आके खड़ा हो चुका था, सामने बीस्ट और पीछे खाई, और यहाँ पर आकर भुइया और जानली फंस चुके थे। और जानली अपनी पावर को फिर से एक्टिवेट करती है और बीस्ट के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। और बीस्ट तो अभी भी बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी था और उसको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और कोई चारा ना होने पर अब यहाँ पर भुइया जो था अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर की मदद से वो उस बीस्ट के साथ ही भिड़ जाता है और वो मार मार कर बीस्ट की हालत खराब कर देता है। वो कुत्तों की तरह उसको मारता है। इस वजह से लेवल 6 का बीस्ट जो कि इतना ज्यादा पावरफुल लग रहा था वो 2-4 अटैक में ही ढेर हो जाता है और वो भुइया और यानली के ऊपर गिरता है, जिस वजह से वो दोनों नीचे आकर खाई में गिर चुके थे। लेकिन उन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि नीचे तालाब था, जिस वजह से वो दोनों बच गए, वरना तो वाट लग जाती दोनों की। और वो दोनों रात को यहाँ पर अच्छी खासी मछलियाँ पका कर जानली को दे रहा, लो इसे खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी ना तो तुम अपना पेट भर सकती हो। तो वो उससे कहता है तुम जरा मुझे एक बात बताओगी कि तुम आखिरकार यहाँ पे इतने अकेले इस जंगल में आई क्यों थी? ये जंगल इतना मामूली नहीं, ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि मैं यही पास में रहता हूँ। तो फिर जानली कहती है अचानक में यहाँ पे जंगल में जितने बीस्ट है ना उसके मिजाज बदलते हैं, वो एकदम एग्रेसिव हो गए हैं, वो सारी चीजों पे हमला करना शुरू कर चुके हैं। मैं उसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हुई थी कि आखिरकार इस बीस्ट के साथ हो क्या रहा है। और देखो मैं यहाँ पर आकर फंस गई, वो तो भला हो तुम्हारा जो कि तुमने आकर मेरी जान बचाई। और वो बड़े मजे से जानली जो भुइया ने मछली दिया था उसको खाने लग जाती है। फिर भुइया जब जानली को देखता है जो कि उसके पैरों में चोट लगी थी, वो अपने हाथों से उसके ऊपर पट्टी लगाने की कोशिश करता है। जानली थोड़ा सा घबरा जाती है कि कहीं भुइया मेरे साथ कोई गलत हरकत न कर दे। तो फिर भुइया यकीन दिलाता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, आप हम पर भरोसा कर सकती हैं। और यहाँ पर वो अच्छी तरीके से पट्टी बांध देता है जानली के चोटों और उससे कहता है अब हमें चलना चाहिए, क्या पता आपके सेक्ट के जो लीडर हैं वो आपके लिए टेंशन में होंगे, तो मैं उन्हें मैसेज करके बता देता, मैं अपना मैसेज उन्हें भेज दूंगा, तो महल से कोई आ जाएगा आपको लेने के लिए। तो फिर जानली कहती नहीं ये करने की कोई जरूरत नहीं, और अगर यह बात लीडर को पता चली ना तो वो मुझे बहुत बोलेंगे, इसलिए लीडर की जानकारी हासिल करने से पहले मुझे महल पहुंचना होगा, तुम मुझे बस महल तक पहुंचा दो, तुम्हारी बहुत ही मेहरबानी होगी। तो फिर जानली कहती तुमने अगर ये कर दिया ना तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो जिस पर भुइया मान जाता है, वो उसको महल ले जाने लग गया था और जंगल का अभी भी बहुत ही रास्ता बचा था कि बहुत ही खतरनाक बीस्ट से भरा होगा, जिस वजह से जानली को भुइया की जरूरत पड़ेगी। तो क्या सभी का मुकाबला करते हुए जानली को जंगल पार करवा देता है। इसके बाद अगले दिन जो भुइया था वो सेट की सफाई कर रहा था, क्योंकि कंपटीशन कभी भी स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर अरीना की सफाई की जा रही थी और वहाँ पर 2 और बंदे थे जो कि भुइया को देखकर कहते हैं ये जिंदा कैसे बच गया, ये तो थोड़े टाइम पहले सीतू ने अपने कोड़े से मारकर इसे तो खत्म कर दिया था, लेकिन देखो ये तो फिर भी बच गया, बड़ा ही ढीठ किस्म का बंदा, ये तो मरता ही नहीं है। मैंने सुन रखा था कि वहाँ पर कुछ टाइम पहले जाओ को भी किसी ने मार दिया और ऐसा कहा गया बीस्ट ने जाओ को मारा है, तो बीस्ट तो इस भुइया को मार ही सकता था जबकि यह मरा ही था, लेकिन फिर भी यह बच गया, बड़ी अच्छी किस्मत है इसकी। तभी वहाँ पर सीतू भी आने लग जाता है और अंकल सुन जो थे वो यहाँ पर भुइया से कहते हैं भुइया तुम अपनी नजर छुपा लो, और अगर सीतू ने तुम्हें देखा ना तो वो भड़क जाएगा और वो कहीं फिर से तुम्हें नुकसान न पहुँचा दे, तो तुम उसके सामने मत जाना। तो फिर भुइया कहता है नहीं अंकल अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कितना भागता रहूंगा दुश्मनों से, अब तो नहीं भागना है मुझे, और अब मुझे दुश्मनों का डट के मुकाबला करना है, मुझे उसके सामने आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहना है। और सीतू जैसे यहाँ पे भुइया को देखता है वो कहता है अच्छा तू अभी तक जिंदा है, लगता है कि मेरा जो कोड़ा था ना वो लोकल जो कि तेरे ऊपर हमला
करने के बाद भी तेरी जान नहीं। खैर कोई बात नहीं, और इस पर जब मैं आ गया हूँ तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। पिछली बार का हिसाब किताब भी पूरा करना है। मुझे 2 बार मौका मिल गया तेरी जान लेने का, और इस बार जब तक तू पूरी तरीके से मर नहीं जाता, जब तक तू दफन होके खत्म नहीं हो जाता, तब तक मैं तुझे देखता रहूंगा कि तू फिर से जिंदा हो पाता है या फिर नहीं। तो भुइया यहाँ पर भड़क चुका था। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वो पूरे गुस्से के साथ अपना ऑरा फैलाते हुए कहता है, चलो ठीक है, ट्राई करके देख ले। मैं अब पहले वाला भुइया नहीं रहा, मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मार सकता हूँ। अब तेरा अत्याचार बहुत हुआ। और ये देखकर वहाँ पे खड़े जितने भी लोग थे एकदम तंग रह चुके थे। अरे ये भुइया को हो क्या गया, ये डरपोक इंसान इस तरह से कैसे बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों की फाइट हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर उड़ते हुए कोई आता है, जो कि आने के बाद कहता है, बस बहुत हो, रुक जाओ यहाँ पर। वो कौन उड़ते हुए आया था इसके बारे में हमें नहीं बताया जाता। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।